प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 3 धातु व अधातु अध्याय के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे, जो हमारे बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालकों, ये जो अध्याय है, अध्याय 3 धातु व अधातु, ये आपके बोर्ड के अंक भार के अनुसार 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। यानी इस अध्याय में से आपको 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और बालकों, जो 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें हमारे 2 प्रश्न हैं, वो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप 2x1, यानी 2 अंक के आपको छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का होगा, और एक क्वेश्चन है आपके कितने अंक का? 2 अंक का, वो पूछा जाएगा लघु उत्तर यानी शॉर्ट आंसर टाइप। तो कुल आपको इस पार्ट में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कितने अंक के होंगे? अपने 4 अंक के। कितने अंक के होंगे? 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले हम बात करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण छोटे छोटे क्वेश्चनों की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? अगर आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, तो आपको उत्तर बताना है सोना। क्या है? सोना। सोना है वो सर्वाधिक तन्य धातु है। ये हमने जो लेसन का जो वीडियो था अपना, उसमें बताया था कि 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो अगर आपको पूछा जाता है कि सर्वाधिक तन्य धातु है और पॉजिटिव प्रश्न आता है, तो आपको राइट क्या करना है? सोना करना है। क्या करना है? सोना। फिर हम बात करते हैं ऊष्मा की कुचालक धातु है। देखिए बालकों, जितनी भी धातुएं हैं सभी क्या है? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन 2 धातु लेड और मरकरी को पारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा। ये 2 धातु ऐसी हैं जो ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। ध्यान रखें, आपको पूछा जाए ऊष्मा की कुचालक धातु है, तो आपका आंसर होगा लेड और मरकरी। अब आपको पूछा जाए कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं, यानी कि ऊष्मा ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो सर्वाधिक मुलायम होती हैं और इतनी मुलायम होती हैं कि उनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो वो धातुएं हैं आपके लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये धातु इतनी मुलायम होती हैं कि जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए ऊष्मा की सर्वाधिक अच्छी चालक धातु कौन सी है, तो बालकों आपका उत्तर होगा चांदी और तांबा। क्या होगा? चांदी और तांबा। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें हथेली पर रखने पर, जिनको हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं। जिस प्रकार से हम जो घी होता है उसको हथेली पर रखेंगे तो कुछ समय बाद हथेली पर घी पिघलने लगता है, उसी प्रकार कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनको हम हथेली पर रखेंगे तो क्या हो जाएंगी? पिघल जाएंगी। तो वो धातु है गैलियम और सीजियम। क्या है? गैलियम और सीजियम। अगर आपको पूछा जाए कि उन धातुओं के नाम लिखो जिनको हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं, तो आप बताएंगे गैलियम और सीजियम। ध्यान रहे, क्या लिखेंगे? गैलियम और सीजियम। अब आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा पोटेशियम और सोडियम। यानी कि पोटेशियम व सोडियम इतनी अधिक क्रियाशील धातु है कि यदि इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेती हैं। क्या कर लेती हैं?
आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन तेल में। ठीक है, तो ध्यान रखें कि अत्यधिक क्रियाशील धातु सोडियम व पोटेशियम को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, तो इनको हम केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो ध्यान रहे कि ये अत्यधिक क्या होती है, क्रियाशील है, जिनको वायु में खुला छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, आग पकड़ लेंगे। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना हमारे 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। अब आपको पूछा जाए कि सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, तो आप क्या बताएंगे, कैरेट में। किसमें, कैरेट में मापी जाती है। अब देखिए हमारे सोना क्या होता है, मुलायम होता है। हमारे भारत में जो आभूषण बनाए जाते हैं उसमें जो सोना काम में लिया जाता है वो कितने कैरेट का होता है, तो आप बताएंगे 22 कैरेट। क्या, 22 कैरेट का होता है। अब आपको आप बात कर रहे हैं कि शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का है, कैरेट का है, तो आभूषण बनाते हैं ये 22 कैरेट का है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका जो तात्पर्य है वो ये है, इसमें 22 भाग सोना होगा तो 2 भाग चांदी या तांबा मिला हुआ होता है। फिर बात करते हैं अपन कि मिश्र धातुओं की, तो आपको पूछा जाए कि पित्तल जो मिश्र धातु है वो किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, तो आप बताएंगे तांबा और जस्ता। आप क्या बताएंगे, तांबा व जस्ता। इसी प्रकार आपको पूछा जाए कि कांसा मिश्र धातु किससे मिलकर बनी होती है, तो आप बताएंगे तांबा और टिन से। अगर आपको पूछा जाए कि सोल्डर मिश्र धातु किनसे मिलकर बनी होती है, तो सीसा प्लस टिन से मिलकर बनी होती है। और ये जो सोल्डर मिश्र धातु है, सोल्डर मिश्र धातु है, इसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है, यानी कि 2 तारों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग में करते हैं। किसका, सीसा प्लस टिन, यानी कि सोल्डर मिश्र धातु की। अब आपको पूछा जाए स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो उसमें लोहा, निकेल और क्रोमियम होती है। तो ये जो धातुएं हैं ये थे हमारे इस अध्याय के महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन। अब हम इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है 2 नंबर के, उनकी बात करते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को दिमाग में डाल लीजिए, इनमें से आपको छोटा क्वेश्चन कोई ना कोई प्राप्त हो जाएगा इसमें, बोर्ड की एग्जाम में। मुख्य रूप से ध्यान रखें कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना है। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो आपके क्या रहेगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब हम बात करते हैं लघु उत्तर क्वेश्चनों की, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से इस अध्याय में महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। तो बालकों, पहला हमारा जो क्वेश्चन है मोस्ट है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है निस्तापन व भर्जन में क्या अंतर है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निस्तापन व भर्जन में क्या अंतर है। तो अपना जो 2 नंबर क्वेश्चन है इस अध्याय का महत्वपूर्ण, उसमें पहला क्वेश्चन है आपका निस्तापन व भर्जन में क्या अंतर है। निस्तापन व भर्जन में क्या अंतर है। तो आपको अपने इस अध्याय का धातु व धातु जो पार्ट था उसमें वीडियो में आपको बताया हुआ है कि निस्तापन व भर्जन में क्या अंतर है। तो बालकों, हम बात करते हैं निस्तापन व भर्जन में क्या अंतर है। देखिए कि निस्तापन जो है वह
ऑक्साइड कार्बोनेट एस्को का किया जाता है। किससे किया जाता है? कार्बोनेट एस्को का किया जाता है। भर्जन है वह सल्फाइड एस्को का किया जाता है। निस्तापन में वायु की सीमित मात्रा होती है, ये यूं कहें वायु की अनुपस्थिति में होता है, जबकि भर्जन है उसमें वायु का क्या होता है? आधिक्य होता है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया क्या है? इसको बात करूं एक अन्य नाम अमलराज के नाम अमलराज भी कहते हैं। एक्वारेजिया क्या है? इनमें कौन सी धातु घुलनशील है? एक्वारेजिया क्या है? इनमें कौन कौन सी धातु घुलनशील है? तो बालकों इसमें हम देखें कि एक भाग HNO3 प्लस तीन भाग HCl का जो मिश्रण होता है, एक भाग नाइट्रिक अम्ल और तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर जो मिश्रण बनेगा उसे एक्वारेजिया या अमलराज कहेंगे। और इसमें प्लेटिनम सोना चांदी जैसी धातु क्या है? घुलनशील होती है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया में होता है तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एक भाग क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का होता है। अगला हमारा इस अध्याय का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 3 हम बात करें, वो है वैद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का सचित्र वर्णन करो। ये हमारा एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का सचित्र वर्णन करो। इसमें आपको धातुओं का जो परिष्करण करते हैं, जो मध्यम क्रियाशील धातु है उनका, उसमें यह विधि काम में ली जाती है। फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में जमाने की जो प्रक्रिया है, व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर अपना है पोटेशियम, सोडियम, और अंत में हमारे सबसे कम क्रियाशील धातुओं में आता है सोना और चांदी। तो वो आपको श्रेणी बनानी है। अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन बनते हैं इस अध्याय के शॉर्ट आंसर टाइप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। तो ये थे हमारे अध्याय 3 धातु व अधातु के बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के क्यों होते हैं? इस क्वेश्चन की पूछने की भी संभावना बनती है। तो बात को पढ़ते रहिए और
समय बहुत कम है, इसलिए तल्लीनता के साथ एकाग्र होकर बिना किसी तनाव के परीक्षा की तैयारी कीजिए। आप निश्चित ही सफल होंगे, लेकिन आप तनाव बिल्कुल न रखें। जय हिंद, जय भारत।